एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में नई कहानी पर चर्चा कर रहे थे और इस क्रम में हम लोग जो है कई बिंदुओं पर चर्चा कराए थे, यानी नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर क्या है, नई कहानी की समय सीमा क्या है, नई कहानी के प्रमुख लेखक एवं पहली कहानी कौन सी मानी जाए, इसके अलावा नई कहानी की आविर्भावकालीन परिस्थितियां क्या थी एवं नई कहानी के आयाम, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नई कहानी जो है उसकी भावगत एवं शिल्पगत विशेषताएं क्या थी। तो शुरू करते हैं। नई कहानी की जो पहली विशेषता थी जिस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे वह है टूटा हुआ कथानक। टूटा हुआ कथानक नई कहानी की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके पहले की कहानियों में क्या होता था कि कहानी का एक निश्चित कथानक का एक निश्चित ढांचा हुआ करता था, आदि होगा, मध्य होगा एवं अंत होगा। लेकिन नई कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मध्य, अंत, आदि, अंत, मध्य, आदि इस तरह की भी कहानी का कथानक का ढांचा हो सकता है। तो टूटा हुआ कथानक नई कहानी की एक प्रमुख विशेषता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि नई कहानी की जो कथानक होता था वो किसी जो है क्षणिक घटना, क्षणिक विचार से प्रेरित होकर होता था। कोई भी एक घटना, छोटी सी घटना घटी, उसको आधार बनाकर लिखा गया, तो इसलिए टूटा हुआ कथानक होता था। जो एक पारंपरिक ढांचा कथानक का था वह नई कहानी में आकर टूट गया था। पहली विशेषता इसकी यह है। दूसरी विशेषता अनुभूति की प्रामाणिकता। नई कहानी की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह है अनुभूति की प्रामाणिकता। ऐसा क्यों है? अनुभूति की प्रामाणिकता इसलिए भी है कि इस दौर के जो भी कहानीकार थे, जो लिख रहे थे, वह कहीं ना कहीं उसका जो उनके लिखे हुए का कुछ अंश जो है उनके भोगे हुए का भी अंश था। उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उसको ही उन्होंने कहीं ना कहीं कहानियों के रूप में लिखा था। आप उदाहरण के रूप में मोहन राकेश को ले सकते हैं। मोहन राकेश की जो एक कहानी है एक और जिंदगी में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसमें क्या है कि एक व्यक्ति है, वो तलाकशुदा है, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, दूसरा विवाह करता है, ठीक है। दूसरी पत्नी पागल हो जाती है, पहले विवाह के पत्नी के पास, परिवार के पास जाना चाहता है वापस, लेकिन वहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। मोहन राकेश का व्यक्तिगत जीवन खुद क्या था, वो खुद यायावर और घुमक्कड़ किस्म के, उनका खुद का वैवाहिक जीवन जो है कभी सफल नहीं रहा। यद्यपि ऐसा वो दावा करते थे कि उन्होंने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारा जो है नवोन्मेषी प्रयास किए। तो भोगा हुआ यथार्थ या अनुभूति की प्रामाणिकता आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उस दौर के जो कहानीकार लिख रहे थे, कई सारे जो कहानीकार थे लिख रहे थे, यह उनके जीवन की घटित घटनाएं ही थी जो कि कहानी के रूप में आ रही थी। मैंने एक उदाहरण मोहन राकेश का दिया, उसी तरह से राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी का भी दिया जा सकता है। राजेंद्र यादव का जो टूटना है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपनी ही कहानी लिख रहे हैं। मन्नू भंडारी जो हैं वो जब मंद दराजों का साथ इत्यादि जब लिखती हैं तो लगता है कि अपनी ही पीड़ा यंत्रणा को वहाँ पर वो लिख रही हैं। तो अपने व्यक्तिगत जीवन का कुछ न कुछ अंश जो है कहानियों में उनके आ जाता था। इसलिए नई कहानी में क्या है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, भोगा हुआ यहाँ पर यथार्थ है। तीसरी विशेषता है स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन। यानी नई कहानी जो है उसमें जो कहानी लिखा गया, कथानक जो था, उसमें स्त्री पुरुष के बिल्कुल ही नए प्रकार के संबंध दिखलाए गए। स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन कैसे आया? तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था कि स्त्री का जो है, स्त्री की दृष्टि से देखिए, स्त्री जो है आर्थिक रूप से सक्षम हो गई थी। पुरुष के दृष्टिकोण से देखिए तो पुरुष क्या कहता था कि अब उस दौर का साहित्यकार क्या कह रहा है कि अब कोई झीना पर्दा नहीं है। यानी इसके पहले जो स्त्रियों का चित्रण किया गया था देवी माँ सहचरी प्राण टाइप से, अब वह नहीं रहेगा, बल्कि जो यथार्थ है वही दिखलाया जाएगा, ऐसा उनका दावा था। और ये परिणति क्या हुई कि स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन इस प्रकार से आया। और इसकी परिणति क्या हुई? परिणति हुई कि स्त्री को अब वो देवी के रूप में चित्रित नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो है यौनिकता के नए मानदंड जो हैं उस समय समाज में चल रहे थे। यौनिकता के नए मानदंड जो है इस दौर का साहित्यकार गढ़ रहा था और अपने साहित्य में वो दिखला रहा था, ठीक है। वो नींद और भूख की ही तरह जो है फिजिकल ये को महत्वपूर्ण मानता था, एक आवश्यक वस्तु मानता था, और उसका वो चित्रण बिना कुंठा के अपनी कहानियों में करता था। तो नींद भूख की तरह क्या है, ये फिजिकल को भी और मान रहा है कि यह जो है बेसिक नीड्स है। और इसमें क्या हो, स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन आने की जो के बाद क्या होता है, किसी तीसरे की उपस्थिति होती है। यानी पुरुष जो है उसके ऊपर कोई नैतिकता का दबाव है नहीं, वो बाहर भी पत्नी है, बाहर भी संबंध स्थापित कर रहा है। तीसरे की उपस्थिति हुई। तीसरे की उपस्थिति होने का परिणाम क्या होता है कि तीसरे की उपस्थिति है, पत्नी को पता चलेगा तलाक,
तो तलाक। तो इन सब चीज़ों का जो है चित्रण किया गया है। स्त्री पुरुष संबंधों में, यानी स्त्री और पुरुष के परिवर्तित जो संबंध है या संबंधों का स्वरूप जो परिवर्तित हुआ है, उसका जो है नई कहानी में चित्रण इस दौर की कहानी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। परिवर्तन क्यों आया वो मैंने पृष्ठभूमि में पहले बता दिया। नई कहानी की अगली प्रमुख विशेषता है अकेलापन, और उससे क्या, अकेलापन के बाद उससे पीड़ा भरी प्रतीक्षा। यह जो है कहीं ना कहीं जो विदेशी प्रभाव था, ये उसका प्रभाव है। विदेश में जो उसी समय जो है अजनबीपन, एलियनेशन इत्यादि का सिद्धांत चल रहा था, उसी सिद्धांत की नकल कहीं ना कहीं इस दौर के लेखकों ने मार ली है और अपने कहानी में उसको जो है दर्शन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। यह अकेलापन जो है, कई तरह का अकेलापन है। भीड़ में अकेलापन, यह अकेलापन जो है उनकी कहानियों में कैसा है कि कहीं ना कहीं परिस्थितिजन्य अकेलापन है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्वासन के फलस्वरूप उत्पन्न अकेलापन है। परिस्थितिजन्य जो है यानी परिस्थितियों से उत्पन्न अकेलापन में आप परिंदे कहानी को ले सकते हैं। वहीं आत्मनिर्वासन वाला जो अकेलापन है वो कहाँ, मिस पॉल कहानी में आप इसको देखने को मिल सकता है, जहाँ मिस पॉल जो है खुद से ही सबसे काट लेती है और एक जो उनके जीवन में आना भी चाहता है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाती हैं। तो अकेलापन इस दौर की कहानी की एक प्रमुख विशेषता है जो कि आत्मनिर्वासन इत्यादि से उत्पन्न होता है। और यह अकेलापन क्या करता है, अकेलापन, अगर कोई भी व्यक्ति अकेला होगा तो क्या होगा, अकेलापन जो है वो पीड़ा को जन्म देता है। पीड़ा कैसी है कि इस दौर का जो कहानी का जो पात्र है न तो अतीत की ग्रंथि से पूरी तरह से मुक्त हो पाता है, न ही वर्तमान को स्वीकार कर पाता है। तो क्या होता है, त्रिशंकु बनकर अधर में लटकता है, छटपटाता रहता है इसी अकेलेपन की स्थिति में, और वो पीड़ा भरी प्रतीक्षा जो है उसके हिस्से में केवल आती है। पीड़ा भरी प्रतीक्षा जो है इस दौर की कई सारी कहानियों में आपको चित्रित मिलेगी। जैसे कि आपको डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर कहानी है, उसमें भी आपको नजर आएगा जहाँ पे बेटा डिप्टी कलेक्टर का तैयारी कर रहा है और पिता जो है वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उसका चयन होगा, कब उसका चयन होगा। बेटा सिगरेट पीता है तो चुपके से सिगरेट भी लाके पिता रख देता है। तो यह जो है पीड़ा भरी प्रतीक्षा आपको दिखलाई पड़ेगी। तो नई कहानी की प्रमुख चौथी विशेषता है अकेलापन व पीड़ा भरी प्रतीक्षा, यानी कि इस दौर में जो कहानियाँ लिखी गई उसकी ये विशेषता है। उस कहानियों के कथानक में आपको यह नजर आएगा। यद्यपि कहीं ना कहीं यह विदेशी प्रभाव है, कहीं ना कहीं यह ओढ़ी हुई आयातित विचारधारा है, क्योंकि भारत 40 करोड़ की आबादी उस समय थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं अकेलापन, और उस समय जो है आज वाली स्थिति भी नहीं थी, इतना ज़्यादा शहरीकरण भी नहीं था, तो अकेलापन जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इस दौर की कहानियों में नज़र आती है। अगली विशेषता है नई कहानी की महान चरित्र नायकों की अनुपस्थिति। नई कहानी में जो है इसके पहले क्या होते थे पात्र कहानी के, या तो वो अच्छे होते थे या बुरे होते थे, बीच की स्थिति नहीं हुआ करती थी। प्रेमचंद आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो यह स्थापित करते हैं कि पात्र या अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, पात्र अच्छे बुरे होते हैं। प्रेमचंद ने यह किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि उनके ऊपर भी नैतिकता, उनके पात्रों के ऊपर भी नैतिकता का बहुत ज़्यादा दबाव हुआ करता था, और उनका झुकाव क्या है, कहीं ना कहीं अच्छे की ओर ही हुआ करता था। हृदय परिवर्तन इत्यादि को आप देख सकते हैं। इस दौर में जो कहानियाँ लिखी गई, इस दौर में जो भी कहानियाँ लिखी गई वो यह जो तो उसके जो पात्र थे वो या तो अच्छे या बुरे नहीं थे, वो अच्छे बुरे दोनों एक ही साथ थे, और परिस्थितियों के घात प्रतिघात से इस दौर की कहानियों के जो पात्र हैं वो विकसित होते हैं। तो यह पांचवी विशेषता है कि महान चरित्र नायकों की जो है बहुत ज़्यादा आपको उपस्थिति नज़र नहीं आएगी, यानी महान चरित्र नायक जो है अनुपस्थित हैं। छठी विशेषता है आंचलिकता। आंचलिकता के विषय में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जब हम लोग आयाम पर चर्चा कर रहे थे, तो आंचलिकता को छोड़ देते हैं। आगे है सातवां कथ्य की विविधता, यानी कि नई कहानी में जो कहानियाँ लिखी गई उसमें अलग अलग विषयों को उठाकर कहानियाँ लिखी गई। कथ्य की विविधता में आप 4-5 कहानी को उठाकर 5-10 कहानियों को दे देंगे, कहेंगे कि इसका यह कथ्य था, इसका यह कथ्य था। तो कथ्य की विविधता यानी अलग अलग क्षेत्रों से कहानियों को लिया गया, रजुआ जिंदगी और जोक लिया गया। इसी तरह से कई सारी समस्याओं को उठाया गया, जो धोखे से की गई विवाह को उठाया गया है इस दौर में। इसके अलावा जो है वही जिंदगी और जोक में है जिंदगी से चिपटा हुआ मनुष्य की जिजीविका का चित्रण किया गया है। तो कथ्य की विविधता भी आपको नई कहानी में नजर आती है। यद्यपि कि इसके ऊपर यह आरोप भी लगता है कि एक समय के बाद जो है नई कहानी के कहानीकार अपने आप को दोहराते हुए उसे प्रतीत होते हैं, लेकिन सर्वमान्य स्थिति यह है, यही माना गया है कि यहाँ पर जो है अलग अलग विषयों पर लेखनी चलाई गई। तो कथ्य की विविधता जो है नई कहानी की एक और विशेषता है। अगली विशेषता है वह है शिल्प। शिल्प पर हम लोग इस पर चर्चा कर लें। शिल्प में क्या है
कि शिल्प में यहाँ पर आपको प्रतीकात्मकता भी है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। परिंदे कहानी में आप देख सकते हैं, परिंदे क्या है, मानव नियति का प्रतीक है। और है एक ठहरा हुआ चाकू, चाकू क्या है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। शिल्प हम लोग नई कहानी की चर्चा कर रहे हैं जिसमें प्रतीकात्मकता पर बात कर रहे हैं। एक ठहरा हुआ चाकू में चाकू गुंडागर्दी का प्रतीक है। बंद दराजों का साथ है, तो बंद दराजों का साथ में क्या है कि बंद दराज जो हैं नायिका के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। यानी कि नई कहानी में जो है प्रतीकात्मकता का भरपूर प्रयोग किया गया है। और प्रतीकात्मकता का यह कुछ उदाहरण मैंने दिया, और प्रतीकात्मकता का यह प्रयोग जो है कहानी में जो है कहानी की अर्थवत्ता को क्या है, व्यापकता प्रदान करती है, उसको नया आयाम प्रदान करती है, विस्तार प्रदान करती है। कुछ उदाहरण मैंने दिए। फिर शैली पर हम लोग बात कर लें कि शैली जो है नई कहानी में हर तरह से कहानी लिखी गई। टूटा हुआ कथानक होने के साथ ही साथ हर प्रकार की शैली को अपनाया गया। डायरी शैली को अपनाया गया, रिपोर्टाज शैली को अपनाया गया, और संस्मरण शैली को अपनाया गया, फैंटेसी शैली को अपनाया गया। कुछ उदाहरण हम लोग देखना चाहेंगे। समानांतर शिल्प को अपनाया गया, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया था राजा निर्वंशिया डायरी शैली में लिखा गया था, 30 रक्षिता की डायरी, और टूटना भी संभवतः डायरी शैली में ही है। आपको खत शैली में भी लिखे गए सईदा के खत। फैंतासी शैली में लिखा गया कृष्ण बलदेव वैद्य का मेरा दुश्मन। इसके अलावा समानांतर शिल्प का प्रयोग किया गया, राजा निर्वंशिया फ्लैशबैक तकनीक का उपयोग किया गया। समानांतर शिल्प में जो है लोक कथा के साथ ही साथ एक और कहानी चल रही होती है। तो यह जो है नई कहानी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, भावगत एवं शिल्पगत विशेषताएं थी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। इसमें था टूटा हुआ कथानक, अनुभूति की प्रमाणिकता, स्त्री पुरुष संबंधों में आया परिवर्तन। यानी कि उस नई कहानी में जो भी कहानियां लिखी जा रही थी उन कहानियों का हमने विश्लेषण किया और उससे विशेषताएं उभर कर आई कि स्त्री पुरुष संबंध जो है नए प्रकार के संबंध जो उस दौर की कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। नए प्रकार के संबंध क्यों देखने को मिलते हैं इसकी भी हमने चर्चा की। महान चरित्र नायक आपको कोई नहीं नजर आएगा, वहाँ पर जो है क्या है, रजुआ नजर आएगा जो जोक, जिंदगी से जोक की तरह चिपटा हुआ है। आंचलिकता आपको वहाँ पर है। आंचलिकता पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। कथ्य की विविधता, और शिल्प में हम देखते हैं कि हर प्रकार का जो है फ्लैशबैक टेक्निक इत्यादि का उपयोग किया गया है। तो यह नई कहानी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। आई होप इस वीडियो को मैंने अत्यंत विस्तार से कवर करने का प्रयास किया है, तो आपकी सारी क्वेरीज जो है इससे पूरी हो गई होंगी। बस इतना ही, धन्यवाद।